नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और ओमान को लेकर आ रही है। बता दें कि भारतीय सेना और ओमान की रॉयल सेना यानी कि शाही सेना की टुकड़ियों के बीच भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अल नज़ा 4 1 से 13 अगस्त 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जा रहा है। ओमान के सुल्तान की पैराशूट रेजिमेंट से 60 सैन्य कर्मियों वाली ओमान की शाही सेना की टुकड़ी अभ्यास स्थल पर पहुंच चुकी है। भारतीय सेना की तरफ से 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अल नहाज के चौथे संस्करण की प्रमुख गतिविधियों में पेशेवर वार्ता, सैन्य अभ्यास और कार्य प्रणालियों की आपसी समझ, संयुक्त कमान और नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना और आतंकवादी खतरों का दमन करना शामिल है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीक एवं प्रक्रियाओं के समायोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यक्रम और शांति स्थापित करने की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। दोस्तों, अगली खबर भारतीय वायुसेना से आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब काफी सख्त हो गई है। जिस तरीके से MiG-21 के हादसों ने देश को झकझोर करके रख दिया। ऐसे में भारतीय वायुसेना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, कि 4 MiG-21 के स्क्वाड्रंस को 2025 तक पूरी तरीके से हटा देगी और 2024 से तेजस फाइटर जेट यानी कि तेजस मार्क 1 इनकी जगह लेगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना 3 MiG-29 UPG की स्क्वाड्रन को भी 2027 से हटाना शुरू कर देगी और इसकी जगह 3 नई स्क्वाड्रंस तेजस मार्क 2 जेट्स की आएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि 2028 से भारतीय वायुसेना पुराने जागुआर डैरिन 1 और जागुआर डैरिन 2 ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को 2027 से 2030 तक रिटायर कर देगी, लेकिन जो अपग्रेडेड जागुआर डैरिन 3 है वो 2034 तक सेवा में बना रहेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने कहा कि वे अपने 54 यानी कि 54 मिराज 2000 फाइटर जेट्स को भी बदलने का विचार कर रही है। कहा यह जा रहा है कि 106 तेजस मार्क 2 का ऑर्डर दिए जाने के बाद अलग से 54 तेजस मार्क 2 का भी ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे पूरी तरीके से मिराज फ्लीट को भी बदल दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है उत्तम मार्क 1 रडार को लेकर। दोस्तों, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना को पहले बैच के तहत जो 20 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट मिलेंगे उनमें इजरायली LM-2052 रडार लगा होगा और उसके आगे के जो फाइटर जेट्स आएंगे तेजस मार्क 1A के, उनमें उत्तम मार्क 1 रडार लगा होगा। यानी कि जो 21वां तेजस मार्क 1A फाइटर जेट होगा उसमें स्वदेशी उत्तम मार्क 1 रडार लग कर आना है। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट्स आई हैं वो साफ तौर पर कहती हैं कि अब केवल पहली स्क्वाड्रन के जो 18 जेट्स होंगे तेजस मार्क 1A के, उन्हीं में इजरायली रडार लगा होगा और जो बाकी के 65 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट होंगे उनमें उत्तम मार्क 1 ISR रडार लगा होगा। वहीं जो HAL ने मलेशिया को भी तेजस मार्क 1A का ऑफर कर रखा है, उसमें भी उत्तम मार्क 1 रडार लगा होगा, क्योंकि मलेशिया के इजराइल के साथ किसी भी तरीके के राजनीतिक संबंध नहीं है। ऐसे में मलेशिया इजराइल के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में स्विफ्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया और अब भारत एक बड़ा अनमैन्ड स्ट्राइक व्हीकल को तैयार कर रहा है, जिसने अपना आकार लेना शुरू कर दिया और इसका एयरफ्रेम अंडर कैरेज है और इसके सभी फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम 2025 तक परिपक्व हो जाएंगे, जिसमें कि कावेरी ड्राई इंजन भी लगाया जाएगा। 213 टन के इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एरियल व्हीकल केवल फ्लाइंग विंग स्टील डिजाइन के साथ ही नहीं होगा, बल्कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन की क्षमताएं भी होंगी, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता, जिसमें कि ये एक हाईली कंटेस्टेड वातावरण में भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। साथ ही इसकी एक बड़ी हुई रेंज भी होगी और इसका इंड्योरेंस टाइम भी काफी ज्यादा होगा। इसके अलावा ये भारी पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। साथ ही ये अनमैन्ड स्ट्राइक व्हीकल अपनी सुरक्षा के लिए एयर टू एयर मिसाइल से भी लैस होगा। बता दें कि भारतीय अनमैन्ड स्ट्राइक व्हीकल AMC के साथ मिलकर काम करेगा और ये दुश्मन के बड़े और महत्वपूर्ण जो टारगेट्स होते हैं उनको तबाह करेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना इस पूरी परियोजना पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारतीय नौसेना भी इसी तरीके का टेक बेस्ड वेरिएंट चाहती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि तुर्की को लेकर आ रही है। दोस्तों, तुर्की ने अजरबैजान के एयरफोर्स के UAV ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी है और इस ट्रेनिंग को तुर्की के द्वारा बनाए गए एकेनी कॉम्बैट ड्रोन पर दी है। इस दौरान सबसे खास बात यह थी कि जब ये ट्रेनिंग दी जा रही थी उस दौरान पाकिस्तान के कई ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि यूक्रेन, पाकिस्तान, अजरबैजान वो पहले देश हैं जो इसके ग्राहक बने हैं। बता दें कि ये ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका टेक ऑफ वजन है 5,500 किलोग्राम का और ये अपने साथ 1350 किलोग्राम के पेलोड ले जा सकता है, जिसमें कि लेजर गाइड स्मार्ट म्यूनिशन, एयर टू एयर मिसाइल और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ हथियार भी शामिल है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि F-35 विमान को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों,
इजराइल की वायुसेना ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट F-35 की गतिविधियों को स्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है। दरअसल कहा जा रहा है कि F-35 विमान में पायलट इजेक्शन सिस्टम में कई तरीके की खामियां सामने आई हैं। इजरायली वायुसेना ने ट्विटर पर कहा है कि F-35 को वायुसेना प्रमुख की विशेष इजाजत के बाद संचालित किया जाएगा। दरअसल अमेरिका की ओर से पायलट इजेक्शन सिस्टम में खामी को लेकर इजरायली वायुसेना ने यह फैसला लिया है। अमेरिका ने F-35 सहित 3 अमेरिकी सैन्य विमानों में पायलट इजेक्शन सिस्टम में एक्सप्लोजिव कार्टेज में दोषों के बारे में सूचित किया था। इसके अलावा अमेरिका ने भी अपने ऑपरेशंस स्थायी रूप से रोक दिए हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अमेरिका अब इस फाइटर जेट को और ज्यादा अपग्रेड कर रहा है, जिसमें कि 6 मिसाइलें और 53 अपग्रेड किए जाएंगे। अभी ये अपने इंटरनल वेपनवे में 4 मिसाइलें ले जा सकता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इसकी इजेक्शन सीट में प्रॉब्लम है, लेकिन इसके पीछे का जो असली कारण है वो है इस फाइटर जेट में अपग्रेडेशन किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि श्रीलंका से आ रही है। दोस्तों, बहुत मदद करी हमने श्रीलंका की और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका लगातार भारत को धोखा दे रहा है। कंगाल हो चुका है, लेकिन मदद भारत से मांग रहा है और अब ऐसा फैसला श्रीलंका ने ले लिया है जो कि भारत की सुरक्षा के हितों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि चीन का एक सैन्य जहाज हबनटोटा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। दरअसल श्रीलंका ने अब हबनटोटा पोर्ट पर चीन की सैन्य जहाज को जाने की अनुमति दे दी है। वहीं भारत ने कहा कि इससे भारत की सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। दरअसल दक्षिणी समुद्र में स्थित हबनटोटा बंदरगाह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और इस बंदरगाह को चीनी कर्ज के साथ बड़े पैमाने पर विकसित किया गया है। दरअसल अब हबनटोटा बंदरगाह पर चीनी अंतरिक्षयान ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 पहुंचने वाला है। श्रीलंकाई सेना के प्रवक्ता कर्नल नालिन हेरात ने कहा कि श्रीलंका नियमित रूप से कई देशों के सैन्य और वाणिज्यिक जहाजों को अपने हिस्से के समुद्री जल में प्रवेश करने की अनुमति देता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि हमने चीनी पोत को हबनटोटा पोर्ट पर जाने की अनुमति दे दी है। यानी कि कितनी बड़ी बात और कितनी आसानी से श्रीलंका कह रहा है। साफ तौर पर यह भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है और श्रीलंका पर हम दया खाकर इसकी मदद कर रहे हैं। तो ये हमारे पड़ोसियों का हाल है। कहा यह जा रहा है कि हबनटोटा पोर्ट पर युआंग 5 11 से 17 अगस्त के बीच पहुंच सकता है और ये अगस्त और सितंबर के बीच हिंद महासागर क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में सैटेलाइट कंट्रोल और रिसर्च ट्रैकिंग करेगा। सोचिए दोस्तों, किस चाल के साथ चाइना यहाँ पर पहुंच रहा है। ये दोस्तों ने अभी शुरुआत करी है, आने वाले टाइम पे आप देखिएगा तो पूरा सैन्य छावनी बना देगा श्रीलंका को। ऐसे में दोस्तों श्रीलंका के पास एक बेहतरीन ऑप्शन ये था कि जब तक उनके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक वो किसी भी सैन्य जहाज को अपने आने की अनुमति नहीं देगा, भले ही हबनटोटा पर चीन का अधिकार हो चुका है। दोस्तों अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। दरअसल चाइना ने एक और चाल चलनी शुरू कर दी है। चीनी सरकार ने 2030 तक करीबन 1 लाख से अधिक तिब्बतियों को उनके घरों से स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है, जिसके पीछे का कारण है कि तिब्बतियों का जो धर्म है, जो उनके जीवन जीने का तरीका है, जो उनकी अपनी संस्कृति है, उसे खत्म कर दिया जाए। साथ ही भारत समेत सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन हिमालय में नए गाँव बसाने की योजना पर काम कर रहा है, जहाँ पर वो इन तिब्बतियों को, जो कि तिब्बती नहीं रह जाएंगे, उनको वहां पर बसाना शुरू कर देगा। तिब्बतियों को विस्थापित करना चीन की रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत वो विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रामक ढंग से नए गांव बनाना चाहता है और चाइना एक तरफ इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की फिराक में है, वहीं दूसरी तरफ चाइना चाहता है कि भारत, भूटान और नेपाल अपनी ही सीमाओं में बंधे रहें। वहीं एक रिपोर्ट ये भी आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ड्रैगन विवादित हिमालयी क्षेत्र में 624 गाँव बनाने की तैयारी में। इस रिपोर्ट में चीनी सरकार के डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया है। बता दें कि तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के द्वारा तैयार की गई इस योजना के मुताबिक चीन हिमालय पर 4800 मीटर से या उससे ऊपर रहने वाले तिब्बतियों को विस्थापित करेगा। हालांकि चीन का तर्क है कि ऐसा करके वो पर्यावरण की रक्षा करना चाहता है, लेकिन इस बारे में कोई वैज्ञानिक साक्ष्य भी नहीं मिल रहे जो कि इस बात को पक्का साबित करते हैं कि चीन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो रशिया से आ रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी नौसेना को अगले कुछ महीनों में हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल मिलने लगेगी और उनकी तैनाती का क्षेत्र रूसी हितों पर निर्भर करेगा, यानी कि रशिया इनको जहां पर तैनात करना चाहेगा वहां पर कर सकेगा। पुतिन ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों को इन मिसाइलों की डिलीवरी आने वाले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती सबसे पहले रूसी नौसेना की युद्धपोत गोर्शकोव फ्रिगेट में की जाएगी। इससे न केवल रूस की ताकत बढ़ेगी बल्कि पूरी दुनिया में उसका रुतबा भी बढ़ जाएगा। यही नहीं, ये मिसाइल दुश्मन को अपने हमले से चौंका सकती है। इसकी गति इतनी अधिक होगी कि कोई दूसरी मिसाइल इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। दोस्तों अगली खबर मिशन समुद्रयान से आ रही है। गहरे समुद्र के पानी में छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भारत प्रयास कर रहा है और भारत अपने ओशन मिशन समुद्रयान के तहत गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को गहरे समुद्र में भेजने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि मानव युक्त समरसिबल अर्थात मत्स्य 6000
जो विकसित किया जा रहा है वो 3 पर्सनल्स को यानी कि 3 आदमियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगा, जिससे कि वैज्ञानिक गहरे समुद्र में रिसर्च कर सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिकों के लिए एक सूट भी विकसित किया जा रहा है। स्वदेशी रूप से विकसित मत्स्य 6000 एक मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन है और ये भारत को गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में सुविधा प्रदान करेगा। समुद्री वाहन के 500 मीटर रेटेड उथले पानी के संस्करण का समुद्री परीक्षण 2022 की अंतिम तिमाही में किया जा सकता है और पनडुब्बी के द्वारा 2024 की दूसरी तिमाही तक इसके सारे परीक्षण हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि अंतरिक्ष से आ रही है। दोस्तों हमारा ब्रह्मांड जो कि अनंत है और विशाल है, ऐसे में बौनी आकाशगंगा जिसे कि हम ड्वार्फ गैलेक्सी कहते हैं, वो एक पहेली बनी हुई थी। और बौने ग्रहों में सक्रिय तारों की संरचना कैसे होती है, इस बारे में भारतीय खगोलविदों के नेतृत्व के एक दल ने इसके रहस्य से पर्दा उठाने में सफलता हासिल कर ली है। भारत, अमेरिका और फ्रांस के खगोलविदों ने अपनी हाल की स्टडी में ऐसी आकाशगंगा में नए तारों के निर्माण की प्रक्रिया को देखा और उन्होंने पाया कि किस तरह बौनी आकाशगंगा के बाहरी इलाकों में तारों का निर्माण होता है और फिर वो सफर तय कर अपने द्रव्यमान व चमक से उसके विकास में योगदान देती है। बता दें कि पिछले 2 दशक से अंतरिक्ष विज्ञान हाई क्वालिटी टेलीस्कोप की मदद से बड़ी आकाशगंगा का अध्ययन कर रहे थे। अब वे स्टडी में कह रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड की विशाल आकाशगंगा कई बौनी आकाशगंगाओं से घिरी हुई है। बौनी आकाशगंगा के इस अध्ययन को पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर कनक शाह और तेजपुर यूनिवर्सिटी के इंस्पायर फेलोशिप से सम्मानित अंशुमन ने अंजाम दिया। इस खोज को करने वाले दल के मुताबिक लगभग 150 मिलियन पुरानी आकाशगंगा के किनारे से उन्हें कुछ सिग्नल मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि दृश्यता की सीमा से परे वहां सितारों का निर्माण हो रहा है। ये खोज सबसे पहले भारत की पहली एस्ट्रोसेट स्पेस ऑब्जर्वेटरी के अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के जरिए की गई। इससे ये समझने में मदद मिली कि गैलेक्सी का विकास कैसे होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग 1.5 से 3.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर ब्लू कॉम्पैक्ट डार्क गैलेक्सी के बाहरी हिस्से से बेहद धुंधला अल्ट्रावायलेट प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। ये खोज आकाशगंगा की संरचना को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण खोज है। हालांकि इस दिशा में अभी ये एक छोटा कदम है, लेकिन इसने भारी उम्मीदों को जगा दिया है, जिसके जरिए आकाशगंगा के विकास के रहस्य से आने वाले समय में पर्दा उठाया जा सकेगा। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।